नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और घर पर होंगे, क्योंकि आप लोग सभी देख रहे हैं कि कोरोना किस तरीके से महामारी के रूप में तीव्र गति से फैल रहा है। तो ऐसे में बेहतर विकल्प यही है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रह करके ही अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करें, क्योंकि यही एक विकल्प है आपके पास। क्योंकि जो भी क्लासेस थे, जो भी कोचिंग थे, वे सारे बंद हो चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप घर पर रह करके अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करें। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप भी बनाया है, तो आप उस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। और उस ग्रुप में जो भी आपको टॉपिक होमवर्क के रूप में दिया जाता है, आप उसे होमवर्क के रूप में ज़रूर कंप्लीट करें और प्रत्येक रात्रि 9:30 बजे से होने वाले टेस्ट सीरीज में ज़रूर शामिल हों। ऐसे यदि आप लगातार कई दिनों तक करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है वह कुछ न कुछ पहले से अच्छी ज़रूर दिखाई देगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपको ग्रुप में दिया गया था पढ़ने के लिए, वह है हड़प्पा सभ्यता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत किया था। और प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत करने के समय हमने आपको बताया था अपने अतीत के बारे में, कि किस तरीके से हम अपने अतीत का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से अतीत का अध्ययन करने के लिए काल का विभाजन करते हैं। और उन काल का विभाजन करके मैंने आपको बताया था कि काल का विभाजन कैसे करते हैं। उनमें मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के बारे में, और भी कई सारे बातें आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पहले हमारे पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि उनको समझना बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर के आप आगे की वीडियो को समझ पाएंगे। तो कल का टॉपिक जो दिया गया था उसे मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। आज का जो टॉपिक दिया गया है वह है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, वहाँ के रहन सहन, जीवन यापन कैसी थी, लोग कैसे निवास करते थे, नगरीय सभ्यता किस प्रकार की थी। तो सारी बातों को आज हम यहाँ विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, हम कई बार आप देखेंगे कि हम अक्सर टॉपिक शुरुआत करने से पहले उनके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता शुरू करने से पहले कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगा जो आप अक्सर मिसयूज करते हैं, अक्सर आप उसे इग्नोर करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता कहने का अर्थ, हड़प्पा के बारे में यदि कहा जाए तो हड़प्पा से आप लोग सभी परिचित होंगे कि यह एक क्या था, स्थल था। हड़प्पा जो है एक स्थल है, तो इसकी चर्चा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये सभ्यता, इस सभ्यता के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सभ्यता क्या होती है। कई बार आप जब कोई इतिहास की किताब पढ़ते हैं या फिर आप अखबार पढ़ते हैं, या कई बार आपके इन शब्दों से रूबरू होता होगा कि सभ्यता और संस्कृति। कई बार आपने देखा होगा भारतीय सभ्यता संस्कृति इस तरीके का लिखा होता है, बिहार की सभ्यता और संस्कृति। लेकिन आप करते क्या है कि इन शब्दों को पढ़ते हुए, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कभी आपने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, सभ्यता और संस्कृति में क्या मूल अंतर होता है, किसे हम सभ्यता कहते हैं, किसे एक संस्कृति कहते हैं। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता है, तो आखिर इसे हड़प्पा को सभ्यता क्यों कहा गया, आखिर वहाँ पे कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या क्या विशेषताएं थी कि आखिर इसे हम सभ्यता की दर्जा देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आज समझेंगे दो शब्द, और वो शब्द है हमारा सभ्यता एवं संस्कृति। ये दो शब्द को आज हम समझेंगे, सभ्यता एवं संस्कृति। दोस्तों, सभ्यता को यदि हम बोले तो सभ्यता को इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहा जाता है, और वहीं संस्कृति को हम लोग कल्चर कहते हैं, यानी कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि सभ्यता को डिफाइन किया जाए तो सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है। यानी सभ्यता की यदि बात किया जाए तो सभ्यता का जो संबंध होता है वह हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है। यानी हम लिख सकते हैं हमारी बाहरी जीवन के ढंग से होता है।
यानी सभ्यता का संबंध किससे होता है? हमारी बाहरी जीवन के संबंध से होता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल बात करें जैसे रहन सहन, जीवन यापन, जिसको हम लोग कह सकते हैं रहन सहन, जीवन यापन, इसी को हम लोग बोल चाल, है ना। तो ये सब हमारा क्या है? सभ्यता के अंतर्गत आता है। मतलब सभ्यता के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ की रहन सहन कैसी थी, वहाँ के लोगों की जीवन यापन कैसी थी, वहाँ के लोगों की बोल चाल कैसी थी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, तो वह सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा के जो वासी थे, हड़प्पा वासी, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन यापन कैसा था, वह किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, उनकी बोल चाल की भाषा क्या थी, वह किस तरीके से बोला करते थे। ये सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? सभ्यता के अंतर्गत करते हैं। दूसरा, यदि वही हम दूसरी तरफ देखिए संस्कृति, तो संस्कृति का संबंध जो होता है वह हमारे सोच, चिंतन एवं विचार धाराओं से होता है, विचार धाराओं से होता है। संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो हमारे सोच, चिंतन एवं विचार धाराओं से होता है। संस्कृति का संबंध मतलब हम क्या सोच रहे हैं, है ना, हम क्या चिंतन कर रहे हैं, हमारी क्या विचारधाराएं हैं, उसका संबंध किससे होता है? संस्कृति का संबंध। अब कई बार जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भी है और एक संस्कृति भी है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहने का अर्थ क्या होता है कि हड़प्पा वासी का रहन सहन कैसा था, उनका जीवन यापन कैसा था, उनकी बोलचाल कैसी थी। और हड़प्पा संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा वासी की सोच कैसी थी, उनकी चिंतन कैसा था, वे कैसे सोचते थे, कैसे चिंतन करते थे, उनकी विचारधारा कैसी थी। तो इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति भी कभी कभी कहते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति कहने का अर्थ ये होता है कि भारत के लोगों का रहन सहन, जीवन यापन एवं बोलचाल, साथ साथ भारतीय लोगों की सोच, चिंतन एवं विचारधारा, इस सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? सभ्यता एवं संस्कृति में करते हैं। अर्थात यदि हम एक वाक्य में सभ्यता एवं संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता वह है जिसे हम बनाते हैं, सभ्यता वह है जिसे हम बनाते हैं, जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। जो हम हैं मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम विचार करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति का यदि परिभाषा आपसे पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं कि सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं, जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं, जो हम हैं। संस्कृति वह है जो हम हैं। यहाँ हम है कहने से मतलब है कि जो हम सोचते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, जो हम विचार करते हैं, और जब उन्हीं सोच को, उन्हीं कल्पनाओं को, उन्हीं विचारों को हम किसी न किसी मूर्त रूप में प्रकट कर देते हैं तो वही हमारी संस्कृति बन जाती है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे संस्कृति के यदि एग्जाम्पल की लिया जाए तो कला, विज्ञान, संगीत, ये सब किसकी सूचक है? तो ये सब संस्कृति की सूचक है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा सभ्यता और संस्कृति के बारे में और इसके परिभाषा को जाना और दोनों में क्या अंतर है इसको समझा। कई बार आप इस शब्द को सुने होंगे लेकिन इस शब्द को कभी आप जानने की कोशिश नहीं किए होंगे कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। तो आज मैंने आपको बताया सबसे पहले कि सभ्यता और संस्कृति। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पर। तो हड़प्पा सभ्यता को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा का इतिहास। हड़प्पा के इतिहास को जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा का उत्खनन हुआ,
कैसे हम हड़प्पा का पता लगाएं, उसके पीछे की क्या कहानी थी। तो आज पहले हम देखेंगे, पहला जो हमारा होगा वह क्या होगा, हड़प्पा का इतिहास। हड़प्पा का इतिहास। तो दोस्तों हड़प्पा का इतिहास, तो सबसे पहले हड़प्पा की यदि देखने का व्यक्ति का नाम पूछा जाए कि हड़प्पा को सर्वप्रथम किसने देखा, है ना, हड़प्पा को सर्वप्रथम किसने देखा या हड़प्पा की खुदाई किसने सर्वप्रथम किया था, तो हड़प्पा की खुदाई करने के पीछे क्या है कि इसकी आपको थोड़ी सी कहानी जाननी होगी। सर्वप्रथम एक व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स बेंसन, ये नाम आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम एक व्यक्ति चार्ल्स बेंसन था जिन्होंने मिट्टी की खुदाई करते समय कुछ ईंटें देखे थे। जब उन्होंने मिट्टी की खुदाई कर रहा था तो उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी और वह ईंटें क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले हड़प्पा की ओर ध्यान किसका गया था, चार्ल्स बेंसन का गया था। मतलब सबसे पहले उन्होंने ही हड़प्पा से ईंटें प्राप्त किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि सर्वप्रथम हड़प्पा से ईंटें किसने प्राप्त किया था, तो चार्ल्स बेंसन ने। उसके ठीक कुछ समय उपरांत आपको याद होगी एक घटना 1853 से 1856 के मध्य, यह वह समय क्रम है जब भारत में रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था। तो जब भारत में रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था तो उसी समय पंजाब के समीप रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी। पंजाब के समीप जब रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी तो वहाँ के जो इंजीनियर थे, जो वर्कर थे, इंजीनियर थे, उनका नाम बंटन बंधु नामक एक इंजीनियर था। जब वह पटरी बिछा रहे थे तो पटरी बिछाने के क्रम में उन्हें क्या हुआ, कुछ ईंटें प्राप्त हुई, है ना, कुछ ईंटें प्राप्त हुई और उन्होंने जब वह ईंटें को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह एक ऐसा स्थल है जहां से अच्छी ईंटें प्राप्त हो सकती है और उन्होंने वहां से कुछ ईंटें निकाल करके पटरियों में लगा दिया, जिससे कि हड़प्पा की कुछ इमारतें नष्ट भी हो गई। तो दूसरा क्या घटना थी, तो बंटन बंधु नामक इंजीनियर ने क्या किया था, पटरियां बिछा रहा था और वहाँ पटरियां बिछाने के क्रम में क्या हुआ, उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई और उन्हीं ईंटों को उन्होंने क्या किया, पटरियों पे बिछाया, जिससे हड़प्पा की कुछ इमारतें नष्ट हुआ गया। अब जो ये इंजीनियर थे उस समय एक भारतीय अंग्रेजी जो कमांडर थे उनका नाम था एम कनिंघम, उनका नाम था एम कनिंघम। इसके नेतृत्व में ये कार्य कर रहे थे, यानी कि जो इंजीनियर थे वो किसके नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, एम कनिंघम के नेतृत्व में ये कार्य कर रहे थे। तो एम कनिंघम को भी इस बात की सूचना मिली, लेकिन उस समय उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। अतः इस पे इतिहासकार यह भी आलोचना करते हैं कि एम कनिंघम ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय पुरातत्व स्थल को देखते हुए भी उसे इग्नोर कर दिया। मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझते हुए भी नहीं समझा। तो इस पे ये आरोप लगता है, किस पे, एम कनिंघम पे। तो यहाँ से हमने देखा हड़प्पा का इतिहास कि सबसे पहले चार्ल्स बेंसन ने मिट्टी की खुदाई करते समय हड़प्पा के ईंटों को देखा। उसके बाद 1853-56 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब के समीप, तो एम कनिंघम के नेतृत्व में वहाँ के जो इंजीनियर थे बंटन बंधु, उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई। उन्होंने सोचा कि यह जो स्थल है वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ से उन्होंने ईंटें को निकाल करके पटरियों पर बिछाना शुरू किया, जिससे कि हड़प्पा की कुछ इमारतें नष्ट भी हो गई। लेकिन इस समय तक किसी भी व्यक्ति द्वारा यह पहचान नहीं किया गया, इनकी विस्तृत तौर पर यह पहचान नहीं किया गया कि यह जो स्थल है वह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन शहरी स्थल है। उसके ठीक बाद यानी कुछ वर्षों के बाद 1921 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के
महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। पूछा जाता है कि हड़प्पा के खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक व्यक्ति जिसका नाम है दयाराम साहनी, एक व्यक्ति दयाराम साहनी एवं इनके अन्य सहयोगी जो थे वह थे व्हीलर एवं माधव स्वरूप वत्स। इनके द्वारा क्या किया गया? हड़प्पा की खुदाई किया गया। मतलब हड़प्पा की खुदाई किया गया 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई किया गया। चूँकि यह जो स्थल था हड़प्पा के निकट था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं उनके अन्य सहयोगी व्हीलर एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले प्रश्न तो यहाँ से ये बनेंगे कि हड़प्पा की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। दूसरा प्रश्न क्या बनेंगे कि हड़प्पा की खुदाई कब की गई? 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो जब किसके द्वारा की पूछा जाएगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? दयाराम साहनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये महानिर्देशक थे, इन्होंने सिर्फ निर्देश देता था, लेकिन खुदाई कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। तो दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई। तो यहाँ से हमने देखा कि हड़प्पा का इतिहास कैसे उसका उत्खनन करता हुआ, कैसे हमने हड़प्पा के पुरातत्व स्थलों को प्राप्त किया। तो चलिए अब हम देखते हैं हड़प्पा का नामकरण, कि हड़प्पा का नामकरण किस तरीके से हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नाम दिया गया, इसके पीछे की क्या तर्क हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की जब हम बात करते हैं, नामकरण, तो नामकरण का करने का मतलब यहाँ पे अर्थ यह है कि हड़प्पा की जो पुरातत्व स्थलों की खोज की गई थी वह कहाँ की गई थी? हड़प्पा नामक स्थल में की गई थी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? तो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। तो हड़प्पा का जो खोज किया गया था वह कहाँ किया गया था? हड़प्पा के स्थल में किया गया था, यानी हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और यह हड़प्पा कहाँ पे है भी? तो वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। इस महान सभ्यता को अन्य नाम से भी जानते हैं, इस महान सभ्यता को अन्य नामों से भी जानते हैं। और वे अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इन्हें हम मुख्यतः 3 नाम से जानते हैं। पहला तो हमारा हो गया क्या? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा हमारा है सिंधु सभ्यता, और तीसरा हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इस महान सभ्यता को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ये तीनों नाम कहीं भी आपको यदि दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु सभ्यता कहें, कभी कभी हम लोग सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता कहें, ये तीनों का अर्थ हमारा हड़प्पा सभ्यता से ही होगा। तो अब हमने नामकरण को देख लिया कि इनका नामकरण कैसे पड़ा। तो वह हड़प्पा में खुदाई करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इनके अन्य नाम को भी हमने देखा। अब देखेंगे इनका विस्तार
एवं सीमा। अब देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं सीमा, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था और उनकी सीमाएं कहाँ तक थी। तो यदि विस्तार की हम बात करते हैं, यदि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो ये 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये इनका विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वह 3 देशों तक फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों तक ये फैला था। यदि इसकी हम सीमा की बात करते हैं कि इनकी सीमा क्या थी, तो इसे हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी वह कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता, यह हमारा जो उत्तरी सीमा है, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वह था, जिसका नाम था मांडा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जो उत्तरी सीमा थी वह कौन थी? मांडा थी। और यह मांडा जो थी जम्मू कश्मीर में था और यह जो है वह चेनाब नदी पर स्थित था। किस नदी पर स्थित था? चेनाब नदी पर स्थित था। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी सीमा कौन थी? तो वह कौन थी? मांडा थी। और यह कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। और कौन सी नदी पर था? तो वह चेनाब नदी पर। अब इसे हम इधर की डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पूर्वी सीमा थी उसका नाम था आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कौन थी? आलमगीरपुर थी। और यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन था? तो आलमगीरपुर था और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। अब हम बात करते हैं दक्षिणी सीमा। तो सर्वाधिक दक्षिणी सीमा जो थी वह दैमाबाद था। कौन था? दैमाबाद था। और यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो सर्वाधिक दक्षिणी सीमा जो थी वह दैमाबाद थी। और यह किस नदी पर स्थित थी? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित था। सर्वाधिक अब पश्चिमी सीमा की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पश्चिमी सीमा जो थी वह क्या थी? तो उसका नाम है सुत्तकोंडर। इसे ही हम लोग बलूचिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वाधिक पश्चिमी सीमा थी उसका नाम क्या था? सुत्तकोंडर, जिसे बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। और यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह दशक नदी के किनारे स्थित था। तो यह हमारा है हड़प्पा सभ्यता की सीमा। सबसे पहले हमने विस्तार को देखा। तो विस्तार में हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। दूसरा हमने क्या देखा? सीमा। तो सीमा में हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी सीमा था वह मांडा था और यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित था। उसके बाद हमने पूर्वी सीमा को देखा। तो पूर्वी सीमा जो था वह कौन था? आलमगीरपुर था और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। दक्षिणी सीमा जो था वह दैमाबाद महाराष्ट्र में है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। और सर्वाधिक पश्चिमी सीमा जो थी वह सुत्तकोंडर था जो कि बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित था। तो ये हमने क्या देखा? इसकी सीमा को देखा। तो अब तक हमने देख लिया कि इसकी विस्तार और सीमा किस प्रकार से थी। तो आपको ये सारी चीज़ नोट्स में लिखे गए हैं, आप नोट्स में भी सारी चीज़ को अच्छे से विस्तार से समझ सकते हैं। तो अब हमने देख लिया इनकी विस्तार और सीमा को। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की कालक्रम को, यानी कब से कब कालक्रम इसकी है, इसकी काल निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसकी समय का निर्धारण कब से कब तक माना गया है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का यदि काल निर्धारण का बात किया जाए, काल निर्धारण, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की
काल के यदि निर्धारण का बात किया जाए तो इनमें कई सारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहा है। बहुत सारे इतिहासकार इनके काल के निर्धारण को लेकर के अपने अपने विचार को प्रस्तुत किए, लेकिन इनके जो सबसे प्रमाणित साक्ष्य हैं और वे साक्ष्य है हमारा C14 पद्धति के द्वारा किया गया काल निर्धारण। यानी आपने एक पद्धति सुना होगा C14 यानी कार्बन 14 डेटिंग पद्धति। इसके द्वारा जो है सबसे प्रमाणित काल निर्धारण किया गया है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। और इस पद्धति के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना गया है? तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तो यहाँ से हमने इसके काल का निर्धारण किया। अब देखेंगे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख नदी थी वह कौन थी? प्रमुख नदियाँ हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख नदी थी वह कौन थी? रावी नदी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? रावी नदी थी। और इसी रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था। इसी रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित थी। और भी कई अन्य नदियां भी थी, सिंधु, सतलज, चेनाब, है ना। तो लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन थी? वह रावी नदी थी। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, है ना। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और वे कौन से नदियों के किनारे में स्थित थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। तो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे प्रमुख स्थल और नदी, मतलब वे स्थल जो हैं किस नदी पर स्थित थे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हड़प्पा, ठीक है। और यहाँ पे एक और आप कॉलम बना लीजिए कि वर्तमान में स्थिति, मतलब वर्तमान में ये स्थल कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह रावी नदी के किनारे स्थित था। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। और वर्तमान में यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में अवस्थित है। दूसरा यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की यदि बात करते हैं तो यह किस नदी के तट पर स्थित था? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। तीसरा हमारा क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह था भोगवा नदी के किनारे। और वर्तमान में यह कहाँ है? तो वर्तमान में यह भारत के राज्य गुजरात में स्थित है, गुजरात में। उसके बाद क्या है हमारा? चौथा हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात किया जाए दोस्तों, तो कालीबंगा जो थे वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और वर्तमान में यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करें चनहुद्रों का, तो चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें बनवाली, तो बनवाली किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह
सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती की नदी किनारे स्थित था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्हुद्रो और बनवाली, और भी कई हैं, रोपड़ हैं जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पे हमने प्रमुख स्थलों को लिया और वे कौन से नदी के किनारे स्थित थे और उनकी वर्तमान में स्थिति क्या थी, इनको समझा। तो इस चार्ट को आप हमेशा याद रखें, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये शहर हैं, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्य को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इन स्थलों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्थल और यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त साक्ष्य। तो दोस्त सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों हड़प्पा, कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से बात करें तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है शंख से बना हुआ बैल। दूसरा क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है ना, अन्नागार प्राप्त हुआ है। तीसरा क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? तो गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। अगला क्या प्राप्त हुआ है? तो सांप को पैरों तले दबाए हुए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ। ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा? मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सबसे पहले नर्तकी, कांस की नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। तो ये दो चीज़ मेन रूप से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति और एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बनवाली। बनवाली से यदि देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से मिट्टी के बने हल की आकृति प्राप्त हुआ है। बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के बने हल की आकृति प्राप्त हुई है। चन्हुद्रों की बात करते हैं। चन्हुद्रों से क्या प्राप्त हुआ है? तो चन्हुद्रों से मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ कई सारे श्रृंगार प्रसाधन के भी सामान मिले हैं, जैसे कंघा, लिपस्टिक, पाउडर इत्यादि भी मिला है। अगला क्या है? कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो काली चूड़ियां प्राप्त हुआ है। काली चूड़ियां प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से। इसके साथ साथ जुते हुए खेत का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। तो याद रखिएगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अग्नि का हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से। तो ये सारे हैं। उसके बाद आपका एक है धौलावीरा। ठीक है,
धौलावीरा से जलाशयों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 16 जलाशयों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। तो ये थे हड़प्पा के प्रमुख स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्य। तो इस साक्ष्य को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से साक्ष्य से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है या कभी कभी मिलान करने के लिए आपको दिया जाएगा। नोट्स में भी लगभग सभी स्थलों एवं उनसे प्राप्त साक्ष्यों की सूची दी गई है। आप नोट्स को जरूर पढ़ें, उनमें और विस्तृत रूप से इनके साक्ष्य दिए गए हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और वे स्थल कौन कौन से नदियों के किनारे स्थित था। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम और भी चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अभी यह टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। एक और वीडियो आपको हड़प्पा सभ्यता के लिए लाया जाएगा। उनमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी, रहन सहन कैसे थी, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार लोग नगरों में रहते थे, घर का आकार कैसा होता था। तो ये सारी बातों को देखेंगे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन था, व्यापारिक पद्धति कैसे थी, किस तरीके से व्यापार किया जाता था, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ और फिर हम ये टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो अगले वीडियो में भाग 2 वीडियो फिर से लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।